अब्दुल रहमान साहब, इसमें मैं चीज़ ये समझना चाहूँगा कि अगर इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना है टैक्स हम्म। से, यूट्यूबर से, तो पहले पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ तो दें। पाकिस्तान में सिवाय यूट्यूब के कोई और चीज़ मोनेटाइज़ है ही नहीं। ना हम्म। टिकटॉक है आपका, ना हम्म। आपका फेसबुक है पाकिस्तान के अंदर। हम्म। तो क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगी कि फेसबुक पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज़ हो और जो यूट्यूब है, टिकटॉक है, वो भी पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज़ हो? आई थिंक अभी तो इस पे कोई एज सच फाइनेंस बिल में तो चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। मतलब आप यूट्यूब से अगर किसी को रेवेन्यू आ रहा है तो कोई डॉलर आउटफ्लो नहीं हो रहा, हुँ, सारा जो है पैसे आ ही रहा है। आ ही तो रहा ये है। इसको फेसबुक पे भी करना चाहिए, टिकटॉक पे भी करना चाहिए, पाकिस्तान में भी पैसे आएंगे ना। हुँ, पाकिस्तान का तो नेट फ़ायदा ही है। आप जैसे आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, ये भी एक आईटी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, पार्ट है कंटेंट बिल्कुल, क्रिएशन। बिल्कुल। कॉस्ट सारी रुपीज़ में है और इनकम सारी डॉलर्स में है। तो इसको तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बल्कि जैसे आईटी को बहुत कम टैक्स रेट अप्लाई किया हुआ है, उसमें लेकर आना चाहिए। सही। तो अब्दुल रहमान साहब, ज़रा अब हार्ड टॉक भी करते हैं और पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी के बारे में ज़रा बताइएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और मसला क्या है? हम जो लोग हैं वो वाइट मनी की तरफ क्यों नहीं जाते हम्म। और इस पे कौन-कौन लोग इसमें मुलविस होते हैं? देखिए, इसमें 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में ना, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक एग्रीकल्चर और एक सर्विसेज। हुँ, पाकिस्तान में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका तकरीबन 20 से 25% शेयर है, शायद 30% होगा। हुँ, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट होता है ना, उसमें ये 70% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि इंडस्ट्री तो जो है ना, लार्जली कुछ हुँ, होंगे उसमें लोग जो टैक्स इवेजन करते हैं, लेकिन लार्जली अपने हिस्से से 2 से 3 गुना टैक्स देती है। एग्रीकल्चर तकरीबन 20% है और टैक्स तो इसका 1% से भी कम है। ठीक। इसी तरीके से सर्विसेज में ये बैंक्स वगैरह तो टैक्स देते हैं, लेकिन ये जो रिटेलर्स हैं, ये भी इनकी जो कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी है उसके मुकाबले में बहुत कम टैक्स देते हैं। सही। पहले पाकिस्तान में रियल एस्टेट से बहुत कम टैक्स कलेक्ट होता था, अच्छा लेकिन इसकी कलेक्शन पिछले सालों में बढ़ गई है क्योंकि रेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो रेट्स आपने, इनके मैं आपको बताऊं, दो अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं जिसको बिल्कुल गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए, एक एग्रीकल्चर और दूसरा रिटेलर्स। ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए आईएमएफ ने आपको ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है, अगले साल में देखते हैं किस तरीके से प्रोविंसेस को आगे लेके जाते हैं। और रिटेलर्स के लिए जो है इनको मज़ीद, जो 2.5% था ना नॉन फाइलर्स हुँ। रिटेलर्स, उसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। फार्मर्स के लिए तो कोई बात नहीं करता, ना उनके डीज़ल की तरफ आते हैं और ना ट्यूबवेल उनको कोई प्रोवाइड किए जाते हैं, ना हुँ। कोई ट्रैक्टर सस्ते, ना खाद सस्ती होती है। तो फिर टैक्स वो कैसे देंगे? वो पहले कमा तो लें पहले। नहीं, इसमें जो स्मॉल फार्मर्स हैं ना, वो यकीनन उनका आपने बिल्कुल सही केस प्लीड किया, लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं, वो अभी भी बहुत कमाते हैं। कमा रहे हैं। पाकिस्तान में आप कॉस्टिंग करके देख लें, जो है किसी भी क्रॉप की, और हुँ, उस पे सारी इनकम जो है ना, वो फिर पूरी जो रूरल इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होती है। अभी आप देखें, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से कमाते हैं और फिर उस पे टैक्स नहीं देते, तो वो कहीं न कहीं उसको स्पेंड कर ही लेते हैं। जी, कैश इकोनॉमी क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो ये जो इनएलिजिबल पर्सन वाली कैटेगरी ये लेकर आए कैटेगरी ना, ये लेके आए हैं। इसको अगर ये 1 साल के लिए मेंटेन कर लें, बैक आउट ना करें, तो बहुत सारी जो है ना चीज़ें ठीक हो सकती हैं पाकिस्तान में। एक यंगस्टर्स के लिए सवाल करना चाहूँगा, आप थोड़ा-सा सॉफ्ट की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, वो एक शॉर्टकट ढूँढते हैं अमीर होने का। अच्छा, सेविंग्स नहीं कर पाते। अब हम जैसे सैलरीड लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। सेविंग करने का, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, कोई ऐसा टिप दें सेविंग करने का जो आगे चल के लॉन्ग टर्म हुँ। कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में काम आए? देखिए, इसमें ना 4-5 ऑप्शन होते हैं किसी के पास भी। एक होता है आप गोल्ड खरीद लिया आपने, एक आपने बैंक में पैसे रख लिए, एक आपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद लिए, सही है? इसके अलावा एक है कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, सही है? ज़्यादातर 95% लोग यही करते हैं। कुछ लोग नए क्रिप्टो में कर रहे हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास है। आप उसमें अपनी सेविंग, लेट्स से आपके पास अगर 50 लाख रुपए हैं, तो आप 5-10 से ज़्यादा नहीं लगाएँगे, हुँ, क्योंकि उसका कुछ भी हो सकता है। उसका इतना रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपको जो है वो कन्विक्शन मिले कि हाँ, इसमें मैं अपनी सेविंग्स का अच्छा हिस्सा लगा सकता हूँ। हुँ, तो हम लोग अपने चैनल पे भी सारी चीज़ें बताते रहते हैं कि कौन सी जो है ना रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा देता है। तो आप कोई भी मुल्क उठा के देख लें, स्टॉक मार्केट जो है ना हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है, क्योंकि उसमें आप टॉप कंपनीज़ जो होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बन जाते हैं। इक्वल पार्टनर बन हाँ, जाते, यानी कि बिल्कुल। आपने मिज़ान बैंक का जब शेयर लिया ना, शेयर लिया तो तो आप आप कुवैत की जो फैमिली जो ओनर्स हैं ना उसके, उनके बराबर बराबर आपका हो। प्रॉफिट होगा। हुँ, अब पिछले 10 सालों में मिज़ान बैंक ने एप्पल से ज़्यादा रिटर्न दिया। हुँ। एप्पल का शेयर, लोग कहते हैं कि हमने डॉलर में इन्वेस्ट करना है, फ्रीलांसर्स, लेकिन मिज़ान बैंक का रिटर्न डॉलर्स में एप्पल से ज़्यादा है पिछले 10 सालों के लिए। तो पिछले दिनों जब पाकिस्तान में इतने ट्रम्प के अच्छे। टैरिफ वगैरह हुँ। आए थे, उसके अंदर भी यूबीएल के शेयर्स हुँ। में इज़ाफ़ा देखने को मिला था।
अच्छा, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का, फिर डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना और साथ ही साथ डिजिटल में इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद है, और कितने से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये क्रिप्टो करेंसी तो पाकिस्तान में अभी अलाउड भी नहीं है, अभी इस पे बातचीत चल रही है और अगेन सिर्फ 2008 में शुरू हुई थी। ठीक। तो आप सोचें कि जैसे लोग घर पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अभी तो इसको सिर्फ 15-16 साल हुए हैं। कम से कम किसी चीज़ को जब 30-40 साल हो जाते हैं ना, फिर उसकी अडॉप्शन शुरू होती है। अभी भी दुनिया में भी जो टॉप बैंक्स भी होते हैं ना, वो जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 3% 2% क्रिप्टो रख लेते हैं। तो इतनी अगर आपको जैसे शौक है, नॉलेज है और आपके पास बाहर पैसे भी हैं जिसके थ्रू आप लीगली जो है ख़रीद सकते हैं, तो इतना एक्सपोजर तो ठीक होता है। इसमें आप इसको ना इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्रिप्टो को कहते हैं, बिटकॉइन जो है ना डिजिटल गोल्ड बन जाएगा। तो हमने पूरी कैलकुलेशन करके देखी है कि अगर ये 25 सालों में डिजिटल गोल्ड बन जाता है, यानी कि दुनिया में आज जितनी गोल्ड की वैल्यू है वहाँ तक पहुँच भी जाता है, तो भी इससे जो प्रॉफिट आएगा ना, वो उतना ही है जितना स्टॉक मार्केट आपको कमा के दे देगी अगले 25 सालों में। सो ये रिस्की एसेट क्लास है, थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी एसेट क्लास पे हमने जैसे डिस्कस किया, उसके भी रिटर्न्स मैंने आपको बता दिए। जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है ना, अब उसमें कमोडिटीज़ होती हैं। क्रूड कमोडिटीज़ ऑयल, कमाती गोल्ड नहीं है, कमाती। कमोडिटीज़ आपको कमा के नहीं दे सकती। जैसे एक बिजनेस होता है ना, वो कमाता है, अपनी वैल्यू बढ़ाता है विद टाइम। कमोडिटीज़ में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसके हिसाब से उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो एक तरह से डेड एसेट है, डेड एसेट है, उसकी अर्निंग पावर कोई नहीं है। वो खुद जो है, जो लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख लें तेल कितना महंगा हुआ है, और जो कंपनी जो तेल निकालती थी वो कितनी महंगी वो हुई। कितनी महंगी है। या- और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी तो एक तरह का समझ लें कि तुक्का ही है कि आज शेयर्स बढ़ गए, कल शेयर्स कम है, तो स्टॉक एक्सचेंज अगर छोटे टाइम के लिए करेंगे तो तुक्का है, सेम चीज़ हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस ग्रो होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। लकी सीमेंट आज से 20 साल पहले जो है उसका बहुत छोटा सा एक प्लांट होता था, आज उसके 15 मिलियन टन के प्लांट है। 2002 में मिज़ान बैंक ने पहली ब्रांच खोली थी, आज उसकी मेरे ख्याल से कोई 500 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। इसी तरीके से बिजनेस विद टाइम ग्रो होता रहता है, होता रहता है। आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, री इन्वेस्ट करते हो, उससे डिविडेंड्स भी आते हैं, शेयर प्राइस भी बढ़ती रहती है। तो अगर आप बहुत छोटे टाइम के लिए करेंगे, लोग कहते हैं ये वाली खबर आने वाली है, तो शेयर जो है ना 5% 10% बढ़ जाएगा, या उसने ख़रीद लिया, मैं भी ख़रीद लेता हूँ, ये बढ़ने लगा है। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो फिर आपका 50-50 चांस है। सही। और लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो फिर बिजनेस ने वैल्यू बढ़ानी बढ़ानी। टॉप बिजनेसमैन किसी भी मुल्क के जो है ना, उन्होंने पैसा कमाना ही कमाना है। आप उनके साथ अगर जुड़ जाएंगे तो आप भी प्रॉफिट बनाएंगे। मैं एक लेमैन पर्सन के तौर पे सवाल करता हूँ आपसे। मैं ये सवाल करता हूँ कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं से मुराद मेरे देखने वाले हैं, मैं उनके लिए सवाल कर रहा हूँ। एक सैलरीड पर्सन है, उसकी तमाम तर जमा पूंजी उसकी सैलरी है, वो उससे अपना, वो उस सैलरी से क्या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकता है और कल को अपना एसेट बिल्ड कर सकता है? 100%। ज़्यादातर लोग जैसे जब सेव कर रहे होते हैं एक घर ख़रीदने के लिए, अपना पहला घर ख़रीदने के लिए, उसमें भी लेट से घर 40-50 लाख का है। एक साथ तो आपके पास नहीं आएंगे ना, आपको ओवर 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स सेव करना होगा। उस टाइम में भी उसको कहीं लगाना चाहिए ताकि वो बढ़ जाए। अब ज़्यादातर लोग जल्दी से 10 लाख को 20 लाख 30 लाख करने के चक्कर में ना स्कैम्स में आ जाते हैं, कोई ना कोई उनको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। तो आप बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो भी आप साल में 5-10 मिनट लगा के स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पर हमने पूरी वीडियो बनाई है। आप वो देखें, आपको वैसे भी आपके आगे पीछे लोग इन्वेस्ट करते होंगे, वो भी आपको और मालूमात देंगे। जब 2 चीज़ें सिर्फ हमने देखा है जिससे ना लोग घबराते हैं स्टॉक से। एक होता है कि ये जो ऊपर नीचे होता रहता है, खबरें आती हैं, एक दिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, नीचे चली गई। इस पर हमने बात कर ली कि जब आपने एक बार सोच लिया मैंने इस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है, अब थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। जैसे पाकिस्तान पिछले 25 साल देखें, इंडिया के साथ मसले मसाइल चलते रहते हैं, इलेक्शन कभी टाइम पे होते हैं कभी नहीं होते, 20-25 प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हो गए, मिलिट्री रूल आ गया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सबको चांस मिला। लेकिन रिजल्ट क्या है, जो इंडेक्स 1000 पे होता था ना वो 1999 पे, वो आज 1,20,000 पे। 20,000। यानी कि आपने अपनी मर्जी की अच्छी कंपनी नहीं भी ढूंढी होती, एक नॉर्मल सी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर लिया होता जो कि इंडेक्स बनाती है, तो भी आपका जो 1 लाख रुपए है वो तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाता है। इंडेक्स ग्रोथ कम है आपके हिसाब से? नहीं, इंडेक्स के अंदर एवरेज कंपनीज होती हैं, लेकिन अगर आपने कोई अच्छी कंपनी ढूंढ ली होती तो वो उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देती। सही।